जरा सोचिए, हजरत बल जैसी पवित्र दरगाह, जुम्मे की नमाज, बढ़ती हुई भीड़, पत्थर की उद्घाटन पट्टिका पर भारत का राष्ट्रीय चिन्ह, भारत का राष्ट्रीय गौरव, नेशनल एम्बलम ऑफ इंडिया, अशोक का सिंह स्तंभ अपमानित, क्षतिग्रस्त कर दिया जाता है। वो क्लिप वायरल हो जाती है, सोशल मीडिया पर भावनाएं फट पड़ती है। लेकिन असली सवाल यह है, क्या धार्मिक आस्था के नाम पर भारत के राष्ट्रीय चिन्ह को तोड़ने फोड़ने को कभी न्यायोचित ठहराया जा सकता है या नहीं? आज हम शोर से हटकर वास्तविक कानून को पंक्ति दर पंक्ति समझेंगे। क्या कहता है भारतीय न्याय संहिता, क्या कहते हैं विशेष अधिनियम, और क्या कहता है भारतीय संविधान? क्या संरक्षण देता है और किन सजाओं का सामना करना पड़ सकता है? और अंत तक आप जान लेंगे कि कौन से प्रावधान सच में लागू होते हैं, कौन से नहीं, और क्यों आस्था बनाम राष्ट्रीय गौरव का जो ये मुद्दा है, ये एक भ्रामक या फिर झूठी कानूनी द्वंद्व है। यहां क्योंकि ये मुद्दा सिर्फ और सिर्फ कानून का है, जिन्होंने भी ऐसा किया है उनके ऊपर कठोर से कठोर जो हमारे कानून के तहत प्रावधान है वो लगने चाहिए। सभी उन्हीं प्रावधानों को आज हम डिस्कस कर रहे हैं। तो चलिए समझते हैं कि पहले मुद्दा क्या है। मुद्दे की बात करें तो आपको पता है कि हजरत बल दरगाह के अंदर अभी कुछ दिनों पहले, जो जम्मू कश्मीर के अंदर है, वहां पर भारत के राष्ट्रीय चिन्ह अशोक के सिंह स्तंभ को नुकसान पहुंचाए जाने के बाद नुकसान पहुंचाया गया। उसके बाद लगभग 25 से 50 लोगों को हिरासत में लिया गया है। खबरें फूट पड़ी, क्या यह सिर्फ धार्मिक भावनाओं का मामला था? क्या यह विरोध था या गलतफहमी थी या फिर राज्य का जानबूझकर अपमान था? यह प्रतिक्रिया भारतीय स्थानीय राजनीति से आगे निकल गई है, यह भारतीय होने के अर्थ पर आ गई है। क्या हमारे राष्ट्रीय प्रतीक अछूते या अस्पृश्य है, या फिर आस्था कोई वैध बचाव दे सकती है ऐसे मुद्दों पर? रिपोर्ट्स और जो वीडियोस हैं वो हमें दिखाते हैं कि श्रीनगर स्थित हजरत बल दरगाह के भीतर राष्ट्रीय चिन्ह वाली एक पट्टिका, उद्घाटन पट्टिका को जुम्मे की नमाज के बाद क्षतिग्रस्त किया गया। पुलिस ने जांच शुरू की, कई हिरासतें हुई, राजनीति भी गर्म हुई। यह इसलिए अहम है क्योंकि स्थान धार्मिक है, वस्तु राष्ट्रीय प्रतीक है और कृत्य विध्वंस है। ये तीन कारक कानून के लागू होने का तरीका बदल देते हैं और हम अपने विश्लेषण को इन्हीं तथ्यों में आंकड़ों तथ्य आधारित रखेंगे। तो चलिए अब समझते हैं पहले जो ये अशोक का सिंह स्तंभ है, हमारा जो राष्ट्रीय चिन्ह है वो है क्या? अशोक का सिंह स्तंभ यानी कि लायन कैपिटल ऑफ अशोका, जिसे 26 जनवरी 1950 को आधिकारिक रूप से अपनाया गया था, शक्ति, साहस और भारत की सार्वभौम पहचान का प्रतीक है। इसके उपयोग, सम्मान और गरिमा की कानून द्वारा रक्षा की जाती है। कानून का नाम है स्टेट एम्बलम ऑफ इंडिया प्रोहिबिशन ऑफ इम्प्रॉपर यूज एक्ट 2005 और उसके साथ साथ प्रिवेंशन ऑफ इंसल्ट टू नेशनल ऑनर एक्ट 1971। यानी कि ये दो कानून आपके यहां पर लागू होते हैं। अब बात करते हैं कि 3 पिलर्स ऑफ लॉ इस पूरे मामले के अंदर क्या है, कानून के 3 स्तंभ इस पूरे मामले के अंदर क्या है। सबसे पहले मामला के अंदर देखिए जो है आपराधिक क्षति, जो क्रिमिनल डैमेज है, इसके लिए कौन कौन से प्रावधान लग सकते हैं? भारतीय न्याय संहिता के तहत मिसचीफ, जिसको हम दुराश्रय पूर्वक क्षति कहते हैं, और यदि संपत्ति सार्वजनिक श्रेणी में आती है तो एक और कानून लग सकता है, वो है सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाने से रोकने का जो अधिनियम है 1984 का, प्रिवेंशन ऑफ डैमेज टू पब्लिक प्रॉपर्टी एक्ट 1984, पीडीपीपी एक्ट जिसे हम कहते हैं। और दूसरा यहां पर लीगल पॉइंट इन्वॉल्व है, वो है पब्लिक ऑर्डर का और कम्युनल हार्मोनी का, सार्वजनिक व्यवस्था का, लोक व्यवस्था का, सांप्रदायिक सौहार्द का। यदि भीड़ का आचरण सीमा लांघे तो भारतीय न्याय संहिता की धाराएं जैसे कि प्रमोटिंग एनमिटी, वैमनस्य, विद्वेष फैलाना या फिर रायटिंग जैसे प्रावधान, दंगा भड़काने वाले या दंगा
करने वाले प्रावधान तक लग सकते हैं। और तीसरा, नेशनल सिंबल एंड कॉन्स्टिट्यूशनल ड्यूटीज, यानी कि राष्ट्रीय प्रतीक और संवैधानिक कर्तव्य के बारे में जो तीसरा एंगल है वो इस पूरे मामले के अंदर आता है। जो स्टेट एम्बलम है, राष्ट्रीय चिन्ह है, के उपयोग को नियंत्रित करने वाले विशेष अधिनियम और नागरिकों का राष्ट्रीय प्रतीकों का सम्मान करने का जो कर्तव्य है वही है। इस वीडियो में अब हम आगे हर स्तंभ को, हर एंगल को साफ सुथरे, सटीक और बिना अतिशयोक्ति के समझेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं किसकी, कि सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाने वाले मुद्दे के ऊपर बात करेंगे। जो उद्घाटन पट्टिका है उसको नुकसान पहुंचाने वाले मुद्दे के ऊपर बात करेंगे। सबसे स्पष्ट हिस्सा यहीं से शुरू करते हैं, पट्टिका को क्षति पहुंचाना। इसके लिए भारतीय न्याय संहिता 2023 के तहत संपत्ति को नुकसान पहुंचाना यानी कि मिसचीफ, दुराश्रय पूर्वक क्षति का अपराध लग सकता है। इसका प्रावधान है कि भारतीय न्याय संहिता धारा 324, यदि आप किसी की संपत्ति को गलत तरीके से हानि या नुकसान पहुंचाते हैं तो यह मिसचीफ है। सजा तथ्यों पर निर्भर करती है, पर मूल अपराध तब स्थापित होता है जब कोई व्यक्ति जानबूझकर सार्वजनिक या फिर निजी संपत्ति को नुकसान पहुंचाए। जो प्लेट थी वो वक्फ बोर्ड की थी। वक्फ बोर्ड वक्फ कानून से रेगुलेट होता है। दरगाह के अंदर वो पट्टिका थी और उस पट्टिका को नुकसान पहुंचाया गया है तो यह प्रावधान लग सकता है। और यदि यह पट्टिका किसी वैधानिक सरकारी निकाय, वक्फ बोर्ड एक सरकारी निकाय है, वैधानिक निकाय है, के स्वामित्व और नियंत्रण में है, यानी उदाहरण के लिए यदि यह वक्फ बोर्ड की पट्टिका है, वक्फ बोर्ड की ही पट्टिका है, और बोर्ड पब्लिक अथॉरिटी लोक प्राधिकरण की परिभाषा में आता है, तो यहां पर पीडीपीपी एक्ट 1984 भी लगेगा। वो क्या है कि सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाने से रोकने का अधिनियम 1984, प्रिवेंशन ऑफ डैमेज टू पब्लिक प्रॉपर्टी एक्ट 1984, वो भी यहां पर लगेगा। सार्वजनिक संपत्ति को क्षति पहुंचाने के लिए दंड क्या है, वो इस पीडीपीपी एक्ट की धारा 4 में दिया हुआ है। यदि आग, विस्फोटक या और किसी सामग्री का उपयोग हुआ हो तो सजा कई बार कड़ी हो जाती है। अनेक विरोध प्रदर्शन और भीड़ हिंसा मामलों में पीडीपीपी एक्ट नियमित रूप से लगाई जाती है। हमेशा यह पूछिए कि किसकी संपत्ति को नुकसान हुआ है। यदि उत्तर राज्य, स्थानीय निकाय, वैधानिक निगम, सरकारी कंपनी से जुड़ता है तो पीडीपीपी एक्ट लागू होने की जोरदार संभावना है और यहां पर लग भी रहा है कि होगा। और उस अधिनियम के तहत जमानत की शर्तें भी कड़ी हो सकती हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं नेशनल एम्बलम के एंगल की, राष्ट्रीय प्रतीक, राष्ट्रीय गौरव के बारे में। इम्प्रॉपर यूज बनाम वेंडलिज्म। अगला बिंदु चूंकि पट्टिका पर यानी कि राष्ट्रीय चिन्ह से रिलेटेड है तो हम यहां सीधे एम्बलम इंसल्ट यानी कि राष्ट्रीय गौरव अपमान वाला मुद्दा भी बनता है और यहां हम विशेष अपराध लगा सकते हैं। सटीक स्थिति यह है कि जो कानून है वो है राष्ट्रीय गौरव अपमान निवारण अधिनियम 1971 यहां पर मुख्यतः अप्लाई होता है। मगर जो राष्ट्रीय गौरव अपमान निवारक अधिनियम 1971 है वो मुख्यतः किसके ऊपर लागू होता है, वो होता है लागू संविधान पर, राष्ट्रीय ध्वज पर और राष्ट्रीय गान की रक्षा वो करता है। ये कानून जो राष्ट्रीय गौरव अपमान निवारण अधिनियम 1971 है, यह राष्ट्रीय चिन्ह यानी कि एम्बलम के डिफेसमेंट, अपमान और क्षति को स्पष्ट रूप से अपराध नहीं बनाता, मगर इस कानून के तहत राष्ट्रीय ध्वज की प्रोटेक्शन की गई है और राष्ट्रीय ध्वज के अंदर अशोक का चक्र है और जो अशोक का चक्र है वो हमारे राष्ट्रीय प्रतीक अशोक के सिंह स्तंभ का भी हिस्सा है। तो उस इनडायरेक्ट तरीके से देखें तो ये वहां पर कवर होता है। जो अशोक का स्तंभ डैमेज किया गया है, क्षतिग्रस्त किया गया है, हमारे राष्ट्रीय गौरव अपमान निवारण अधिनियम के प्रावधानों के तहत भी आ सकता है इनडायरेक्ट रूप से।
स्पष्ट रूप से नहीं, आप ये ध्यान में रखिएगा, क्योंकि स्पष्ट रूप से नेशनल एम्बलम के डिफेसमेंट के बारे में ये राष्ट्रीय गौरव अपमान निवारण अधिनियम 1971 बात नहीं करता। वो सिर्फ स्पष्ट रूप से राष्ट्रीय ध्वज, राष्ट्रीय गान और किसके बारे में बात करता है? संविधान के बारे में। इसलिए एम्बलम वेंडलिज्म यानी कि नेशनल एम्बलम, राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह को क्षतिग्रस्त करने के लिए इस अधिनियम के तहत डायरेक्टली आरोप नहीं लगाए जा सकते, हालांकि इनडायरेक्टली अगर लगाना चाहें तो वो लगाए भी जा सकते हैं। अब इसके अलावा जो दूसरा कानून है वो है राज्य प्रतीक अधिनियम 2005। राज्य प्रतीक अधिनियम 2005 और उस पर बनाए गए 2007 के जो रूल्स हैं, राज्य चिन्ह स्टेट एम्बलम के अनुचित वाणिज्यिक उपयोग को नियंत्रित करता है, जैसे बिना अनुमति सरकारी होने का संकेत देना या व्यापार में उपयोग करना। यह अधिनियम अनुचित उपयोग पर केंद्रित है, तोड़फोड़ पर नहीं है। ध्यान दीजिएगा, जो ये अधिनियम है राष्ट्रीय प्रतीक अधिनियम 2005, ये राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह के गलत तरीके से यूज, उपयोग से रिलेटेड है, ये उसके तोड़फोड़ से पर नहीं है। इसके अलावा इस अधिनियम के तहत अभियोजन के लिए अक्सर केंद्र सरकार की पूर्व स्वीकृति भी आवश्यक होती है। इसलिए यदि किसी ने पट्टिका पर बने राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह को क्षतिग्रस्त किया है तो सही कानूनी श्रेणी है भारतीय न्याय संहिता के तहत मिसचीफ धारा 324 लगाना और जहां तक पॉसिबल हो पीडीपीपी एक्ट भी लगाना, और अगर चाहे सरकार तो राष्ट्रीय गौरव अपमान निवारण अधिनियम प्रावधान भी लग सकते हैं, उस एक्ट के प्रोविजन भी लग सकते हैं। ये बात आप ध्यान दीजिएगा। हाँ, जो ये कानून है राज्य प्रतीक अधिनियम है, ये लागू नहीं होगा क्योंकि ये तोड़फोड़ से संदर्भित नहीं है। अब बात करते हैं एक और अहम मुद्दे की, भीड़ के व्यवहार की। इस पूरे मुद्दे पर कानून सिर्फ एक हाथ को पट्टिका पर गिरता नहीं देखता, वह भीड़ के व्यवहार को भी देखता है। यदि 5 या अधिक लोग प्रतिबंधित सामूहिक उद्देश्य, मान लीजिए मिसचीफ के साथ इकट्ठे हुए हैं, तो इसे भारतीय न्याय संहिता की धारा 189 से 191 के तहत अनलॉफुल असेंबली यानी कि अवैध जमाव भी माना जा सकता है। यदि उस सामूहिक उद्देश्य की पूर्ति में किसी सदस्य ने बल हिंसा का प्रयोग किया है तो हर सदस्य पर दंगा भड़काने, दंगा करने के प्रावधान भी लग सकते हैं और भारतीय न्याय संहिता की धारा 191 में लग सकता है, जिसके लिए दंड 2 वर्ष तक है, और यदि घातक अस्त्र हो तो 5 वर्ष तक हो सकता है। इसके अलावा भारतीय न्याय संहिता की धारा 196 धर्म आदि के आधार पर समूहों के बीच वैमनस्य, विद्वेष फैलाना, यदि वह उपासना स्थल पर हो रहा है, प्लेस ऑफ वर्शिप पर हो रहा है या धार्मिक अनुष्ठान के दौरान हुआ हो, तो दंड वृद्धि भी संभव है। हालिया न्यायिक स्पष्टीकरण कहता है कि वैमनस्य का मूल्यांकन अति संवेदनशील दर्शक के जरिए से करिएगा, बल्कि समझदार दृढ़ व्यक्ति, रीजनेबल फर्म पर्सन की कसौटी पर होता है। तो यदि घटना के दौरान नारे, आचरण से समुदायों के बीच घृणा विद्वेष भड़काया गया है तो धारा 196 विशेषकर दरगाह संदर्भ में लागू हो सकती है। अंततः यदि भीड़ ने कानूनी आदेशों की अवहेलना की या उद्देश्य हेतु आपराधिक बल का प्रयोग किया तो जांच के दौरान अन्य भीड़ नियंत्रण प्रावधान भी तथ्यों के अनुसार जोड़े जा सकते हैं। मतलब जो प्रावधान मैंने बताए हैं सिर्फ वो नहीं, उसके अलावा और भी जांच के दौरान भी जोड़े जा सकते हैं। अब बात करते हैं धर्म की, धर्म से संबंधित अपराध यहां पर क्या कुछ लगते हैं। भारतीय न्याय संहिता की धर्म संबंधी 2 धाराएं अक्सर बहस में आती हैं, पर इन्हें लगाने से पहले इरादा को बारीकी से देखना पड़ता है। भारतीय न्याय संहिता की धारा 298 जो कहती है कि उपासना स्थल या फिर पवित्र वस्तु का अपमान या उसको अपवित्र करना, ये प्रावधान इस मामले में लागू नहीं होते क्योंकि यहाँ पर उपासना स्थल पर जो पवित्र वस्तु है उसकी कुछ नहीं, बल्कि जो राष्ट्रीय चिन्ह, जो राष्ट्रीय गौरव का मुद्दा है वो उपासना करने वालों के द्वारा क्षति किया गया है, तो ये प्रावधान यहाँ पर नहीं लगेगा। धारा 298
को ध्यान दीजिएगा। धारा 298 में कथित उद्देश्य एम्बलम को जो अपमानित करने का उद्देश्य है वो प्रतीत होता है। इस्लाम या फिर किसी भी धर्म का अपमान नहीं है इन प्रावधानों का। इसलिए जब तक तथ्य धर्म अपमान के इरादे को ना दिखाएं, धारा 298 नहीं लगेगी। इस जो ये पूरा ऑफेंस हुआ है, यहां पर राष्ट्रीय प्रतीक के ऊपर उसको नुकसान पहुंचाया गया है, तो इसलिए धारा 298 बीएनएस की नहीं लगेगी, क्योंकि वो धार्मिक वस्तु को क्षतिग्रस्त नहीं किया गया है। ठीक है। अब इसके अलावा एक और प्रावधान है भारतीय न्याय संहिता की धारा 299 कि धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने के लिए जानबूझकर और द्वेषपूर्ण कृत्य, कि क्या राज्य के द्वारा जो ये उद्घाटन पट्टिका लगाई गई थी उसके ऊपर जो ये राष्ट्रीय चिन्ह लगाया गया था, क्या ये धार्मिक भावनाओं को भड़काने के लिए जानबूझकर किया गया था? आप ऐसा कह रहे हैं? ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं है। ये कोई सामान्य भावनाएं आहत धारण करना नहीं है, बल्कि ये जो प्रावधान है 299 ये बात करता है जानबूझकर और द्वेषपूर्ण इरादा रखते हुए ऐसा करना। जबकि यहां पर उद्घाटन पट्टिका पर जो राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह बना हुआ है वो तोड़ा गया है, उसको अपमानित किया गया है, तो इसलिए 298 और 299 में से कोई धारा नहीं लग सकती। अब बात करते हैं अगले महत्वपूर्ण मुद्दे की, संविधान की, आस्था के अधिकार की, फ्रीडम ऑफ रिलीजन की। हालांकि अनुच्छेद 25 धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार देता है, जो एक मूल अधिकार है, मौलिक अधिकार है, लेकिन बिना किसी शर्त के नहीं है यह अधिकार। अनुच्छेद 25 के तहत फ्रीडम ऑफ रिलीजन सब्जेक्ट है किसके? पब्लिक ऑर्डर के, यानी कि लोक व्यवस्था के, हेल्थ के एंड सिक्योरिटी ऑफ द स्टेट के। पब्लिक ऑर्डर का मुद्दा, आप धार्मिक उपासना करते रहिए मगर पब्लिक ऑर्डर को बना के रखना पड़ेगा। यहां पर इस पूरे प्रकरण के अंदर जो उद्घाटन पट्टिका तोड़ी गई है वो कहीं ना कहीं पब्लिक ऑर्डर को डैमेज करती है, तो इसलिए भी यह मुद्दा काफी महत्वपूर्ण हो जाता है। सवाल यह है कि क्या संविधान का अनुच्छेद 25 ऐसे कृत्यों के लिए कोई बचाव हो सकता है? बिल्कुल क्लियर जवाब है, नहीं हो सकता। अनुच्छेद 25 अंतरात्मा की स्वतंत्रता और धर्म का स्वतंत्रता पूर्वक स्वीकार, अभ्यास और प्रचार का अधिकार देता है, पर यह अधिकार लोक व्यवस्था, स्वास्थ्य और अन्य मूल अधिकारों के अधीन है। संपत्ति को नुकसान, वैध प्राधिकरण की अवहेलना या फिर विद्वेष भड़काना, इनमें से किसी को भी धार्मिक आस्था के आधार पर आर्टिकल 25 के तहत न्यायोचित नहीं ठहराया जा सकता। साथ ही अनुच्छेद 51 ए खंड ए मौलिक कर्तव्य, जो फंडामेंटल ड्यूटीज की बात करता है, वो भी संविधान का पालन करने और उसके आदर्शों व संस्थाओं, राष्ट्रीय ध्वज, राष्ट्रीय गान व सम्मान गौरव का करने का निर्देश देता है। भले ही राष्ट्रीय चिन्ह का नाम अनुच्छेद 51 ए खंड ए में न आता हो, पर संवैधानिक संस्थाओं और राष्ट्रीय प्रतीकों के सम्मान का कर्तव्य बिल्कुल स्पष्ट है, साफ है। न्यायालय लगातार मानते हैं कि धार्मिक स्वतंत्रता कोई ऐसी छूट नहीं है जिससे लोक व्यवस्था या राष्ट्रीय गरिमा की रक्षा करने वाले कानूनों को तोड़ा जा सके। संक्षेप में, आस्था सम्मानित है मगर तोड़फोड़ सम्मानित नहीं है। तोड़फोड़ अपराध है, इस चीज का आप ध्यान दीजिएगा। अब आगे बात करते हैं, ये अगर जब पुलिस चार्जशीट फाइल करेगी तो ये धाराएं लग सकती हैं आरोपियों पर। अब आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहूंगा। यदि किसी धार्मिक स्थल पर कोई राष्ट्रीय प्रतीक लगाया गया है और उस पर धर्मशास्त्री
या फिर धर्म का अनुपालन करने वाले लोग आपत्तियां उठाएं तो क्या समाधान होना चाहिए? कानूनी तरीका अपनाया जाना चाहिए या फिर उस प्रतीक को डायरेक्टली हटा दिया जाना चाहिए तोड़-फोड़ कर? आपकी जो भी प्रतिक्रिया है कमेंट सेक्शन के अंदर बताइएगा जरूर। हम अपने अंत में विश्लेषण को करते हैं। मेरा निष्कर्ष यहां पर साफ है, ये जो मामला है ये आस्था बनाम राष्ट्र है ही नहीं, ये मामला है कानून बनाम अवैध कृत्य। ये सही कानूनी औजार है भारतीय न्याय संहिता की धारा जो मिसचीफ से रिलेटेड है, जिन्होंने राष्ट्रीय प्रतीक को नुकसान पहुंचाया उनके खिलाफ वो धारा, मिसचीफ की धारा लगनी चाहिए। उसके साथ साथ पीडीपीपी एक्ट, जब संपत्ति सार्वजनिक हो उसको नुकसान पहुंचाया जाए तो पीडीपीपी एक्ट भी लगना चाहिए। और अवैध जमाव, दंगा यदि तथ्य समर्थन दें तो वहां वैमनस्य फैलाने वाली धाराएं भी लग सकती है। एम्बलम स्पेसिफिक यानी कि राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह से रिलेटेड जो कानून है उनके अनुचित उपयोग को नियंत्रित करते हैं, उनकी तोड़फोड़ को नहीं करते हैं। और जो अनुच्छेद 25 है संविधान का, वो क्षति नुकसान पहुंचाने को संरक्षण नहीं देता है, तो वो धार्मिक स्वतंत्रता के अंदर कवर नहीं होगा ऐसा तोड़फोड़ करना। ये बात आप बिल्कुल ध्यान रखिएगा। व्यवस्था में कानूनी उपचार है, याचिकाएं हैं, प्रतिवेदन है, प्रशासनिक समीक्षा है, भीड़ द्वारा क्षति बिल्कुल भी नहीं है। इसी के साथ हमारा ये आज का सेशन खत्म होता है। आप बताइए आपको आज का ये सेशन कैसा लगा? क्या आप मेरी बात से सहमत हैं? क्या आप कानून के प्रावधानों से सहमत हैं? अगर सहमत हैं तो एक बार जय हिंद जरूर लिख दीजिएगा और भारत माता की जय जरूर बोल दीजिएगा। चलिए मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।